देश को दहलाने की दाऊद इब्राहिम की साजिश नाकाम। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 राज्यों से 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद। दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम को हथियार और फंडिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र समेत कई बड़े शहरों में नवरात्रि और दशहरे पर बड़े धमाके की साजिश थी। आतंकी ओसामा और जीशान ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। ओसामा दिल्ली के जामिया नगर और जीशान प्रयागराज का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए आतंकियों का महाराष्ट्र और यूपी कनेक्शन। जान मोहम्मद शेख महाराष्ट्र, मूलचंद रायबरेली, अबू बकर बहराइच और आमिर जावेद लखनऊ का रहने वाला है। दिल्ली से 2, यूपी से 3 और राजस्थान से 1 आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। स्पेशल सीपी नीरज ठाकुर बोले, इनपुट मिलने के बाद मल्टी स्टेट ऑपरेशन चलाया गया और इस आतंकी मॉड्यूल का डी कंपनी से कनेक्शन है। ओसामा और जीशान से पूछताछ में बड़ा खुलासा। जिस बोट से दोनों मस्कट से पाकिस्तान गए उसमें 15 बांग्ला भाषी भी थे। उन आतंकियों की तलाश की जा रही। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए जान मोहम्मद शेख और समीर के परिवार से मुंबई के धारावी पुलिस स्टेशन में पूछताछ हुई। उसके परिवार में बीवी और 2 लड़कियां हैं। ओडिशा पुलिस ने डीआरडीओ के 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स को रक्षा विभाग से जुड़ी अहम जानकारियां लीक करने का आरोप। सभी आरोपी डीआरडीओ में कॉन्ट्रैक्ट पर थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकियों का ग्रेनेड से हमला। ग्रेनेड हमले में 2 नागरिक घायल हुए। केंद्रीय कैबिनेट की आज सुबह 11 बजे होगी बैठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव। ऑटो और ड्रोन सेक्टर के लिए पीएलआई योजना को मिल सकती है मंजूरी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में करीब 5 घंटे तक मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री ने कार्यक्षमता बढ़ाने को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। सभी मंत्रियों ने डिनर भी किया। प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा के सभापति और लोकसभा स्पीकर के साथ करेंगे संसद टीवी लॉन्च। राज्यसभा और लोकसभा टीवी चैनलों को मिलाकर संसद टीवी आएगा। पीएम मोदी की मिशन यूपी पर जाट वोटर्स को साधने की कोशिश। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। बोले, 20वीं सदी की भूल का 21वीं सदी में सुधार हो रहा है। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी 92 एकड़ में बनेगी। हाथरस, एटा, कासगंज और अलीगढ़ के 395 कॉलेज से जुड़ेंगे। यूपी की पिछली सरकारों पर बरसे पीएम मोदी। कहा, बीजेपी ने यूपी को गुंडा माफिया राज और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई। योगी राज में बेटियों को सुरक्षा मिली। पीएम मोदी ने अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर की शुरुआत की है। बोले, अलीगढ़ के तालों ने घरों की सुरक्षा की। अब अलीगढ़ सीमाओं की सुरक्षा में भी लगेगा। मोदी के दौरे के बाद योगी सरकार पर अखिलेश यादव का निशाना। कहा, मोदी ने पुरानी सरकारों के काम को लेकर झूठ बोला। माफियाओं के नाम पर गरीबों का घर तोड़ रही है योगी सरकार। चुनाव से पहले आज यूपी को बड़ी सौगात देंगे सीएम योगी। अलग अलग जिलों में बनने वाली सड़कों का लोकार्पण और कोसी मथुरा में पेस्को की 814 करोड़ की लागत से बने प्लांट का भी शुभारंभ करेंगे। सीएम योगी के अब जान वाले बयान पर सियासी घमासान जारी। राहुल गांधी ने ट्विटर पर तंज कसा। लिखा, जो नफरत करे वो योगी कैसा। राहुल गांधी के ट्वीट पर सीएम योगी का जवाब। लिखा, राहुल जी, अगर अपराधियों और उपद्रवियों के साम्राज्य पर बुलडोजर चलाना नफरत है तो ये नफरत अनवरत जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी ही कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी योगी पर हमला। पूछा, जब गंगा में लाशें तैर रही थी, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे, तब वो कहां थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान पर अब एनडीए में घमासान। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा, नेताओं को मर्यादित बयान देना चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूछा, योगी जी बताएं कि पिताजान बोलने वालों को उन्होंने कितनी नौकरी और रोजगार दिया। भदोही में बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। बोली, प्रियंका ट्विटर और फेसबुक की नेता है, वही अच्छी लगती है। ये लोग जब चुनाव आता है तभी क्यों जागते हैं।
अयोध्या में आम आदमी पार्टी ने निकाली तिरंगा यात्रा। मनीष सिसोदिया बोले, सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छी सरकार की सबसे बड़ी प्रेरणा राम राज्य, राम के सहारे सबका बेड़ा पार। यूपी में राम के नाम पर छिड़ी जंग। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कहा, जो लोग पहले श्री राम का दर्शन और अयोध्या आने से कतराते थे, आज वो अयोध्या का चक्कर काट रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ गठबंधन के सवाल पर बोले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, अगर वो बात करने के लिए तैयार है तो हम सबसे बात करें। बिहार में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बोले, ओवैसी देश में दूसरा जिन्ना बनना चाहते हैं। ओवैसी का एजेंडा सिर्फ तालिबानीकरण, इस्लामीकरण है। यूपी में चुनाव लड़ने की जेडीयू की तैयारी। लखनऊ में हो सकती है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अगली बैठक। दिल्ली में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बोले, हिमाचल के विकास के कामों पर चर्चा हुई। 2022 में फिर सरकार बनाएंगे। कर्नाटक में मंदिर तोड़ने पर सियासी झगड़ा। बीजेपी सरकार पर कांग्रेस जेडीएस का हिंदू भावना को आहत करने का आरोप। बसवराज बोम्मई सरकार का दावा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर तोड़ा गया। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए एमपी से आएगी ईवीएम मशीन। उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 27 लाख से बढ़ाकर 30,80,000 रुपए की गई। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी। बाढ़ के कहर से जूझते गुजरात के जामनगर और राजकोट में भी आज भारी बारिश का अलर्ट। पिछले 24 घंटे में 200 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। अब तक 7,000 से ज्यादा लोग सुरक्षित जगहों पर भेजे गए। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ प्रभावित जामनगर और राजकोट के इलाकों का दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हाल भी जाना। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में आने वाले जूनागढ़ में भी बाढ़ से हालात हुए बहुत खराब। सैकड़ों गांव का संपर्क टूटा। बाढ़ वाले 3 जिलों में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है एनडीआरएफ और वायुसेना। बाढ़ बारिश की वजह से राजकोट, जामनगर और जूनागढ़ जिलों से गुजरने वाले 18 स्टेट हाईवे समेत 200 से ज्यादा सड़कें बंद। सरकार का दावा, हर हालात पर नजर। ओडिशा में लगातार बारिश की वजह से हुए हादसों में पिछले 2 दिन में 4 लोगों की मौत। करीब 4,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ओडिशा के 12 जिलों में रेड अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के अमरावती में बड़ा हादसा। वर्धा नदी में 11 लोगों को लेकर जा रही नाव डूबी। अब तक 4 लोगों के शव बरामद, बाकी 7 लोगों की भी मौत की आशंका। दिल्ली और आसपास आज और कल फिर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। चलिए आपको अब कोरोना से जुड़ी कुछ खबरें दिखा देते हैं। देश में कोरोना केस घटकर 25,000 पर आए। 24 घंटे में 25,404 नए मरीज मिले। 339 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस 4 लाख से कम। केरल में सुधर रहे हैं हालात। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,058 नए मामले केरल में मिले। 99 लोगों की मौत हुई। कोवैक्सीन को इस महीने के आखिरी तक WHO से मिल सकती है मंजूरी। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने जानकारी दी। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 75 करोड़ के पार। अब तक 75 करोड़ 2,84,569 लोगों को लग चुकी है डोज। स्वास्थ्य मंत्री बोले, नए आयाम हासिल कर रहा है टीकाकरण अभियान। पंजाब में कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को आज से छुट्टी पर भेजेगी कैप्टन सरकार। डोज के लिए आज तक दी गई थी मियाद। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार का कहर जारी। अब तक 60 लोगों की मौत। ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं बुखार के मरीज। फिरोजाबाद में डेंगू के कहर के बीच बकरी के दूध की कीमतें आसमान पर। 1,500 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है बकरी का दूध। परेशान लोगों ने कहा, प्रशासन बंद करवाए मुनाफाखोरी का धंधा। मध्य प्रदेश में डेंगू के मामले बढ़कर 2,570 हुए। शिवराज सरकार आज से डेंगू विरोधी अभियान की शुरुआत करेगी। रोकथाम के कामों के साथ लोगों को जागरूक भी किया जाएगा।
यूपी, एमपी और बिहार की तरह झारखंड में भी तेजी से फैलता वायरल फीवर, लेकिन राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में दिखी बदहाली। वार्ड फुल होने के बाद फर्श पर बच्चों का इलाज हो रहा है। बिहार की राजधानी पटना में बच्चों को चपेट में लेते मौसमी बुखार के बीच शहर में पिछले 8 दिन से गंदगी के ढेर, समान वेतन, कई मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी नगर निगम के दफ्तर के सामने दे रहे हैं धरना। कल देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार किए गए 6 में से 4 आतंकियों को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। 2 आतंकियों को आज दोपहर बाद कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। स्पेशल सेल ने 6 में से 4 आतंकियों को रात में ही कोर्ट में पेश किया था। आतंकियों से सामान बरामदगी, अन्य साथियों को लेकर पूछताछ का हवाला दिया गया, जिसके बाद कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड में इन 4 आतंकियों को भेज दिया गया है। आज दोपहर के बाद बाकी 2 आतंकियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी। जो भी अपडेट होगा इससे जुड़ा सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी ग्राउंड जीरो से इस खबर पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश तिवारी, जब ये लोग पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे तो इनकी बोट जब मस्कट से पाकिस्तान रवाना हुई तो उसमें बांग्ला भाषी थे 15। क्या उनके बारे में आतंकियों ने कोई जानकारी दी है? बिल्कुल विकास, मैं आपको बता दूं कि इन आतंकवादियों ने पूछताछ के दौरान ये खुलासा किया था कि इनके साथ ट्रेनिंग में 14 से 15 लोग ऐसे लोग थे जो बांग्ला भाषी स्पीकिंग थे। अब जो अभी तक की आरंभिक पूछताछ हुई है उसमें ये पता चला है कि ये लोग बांग्लादेश के एक आतंकवादी संगठन का हिस्सा भी हो सकते हैं और कुछ लोग उसमें पश्चिम बंगाल से भी जुड़े हो सकते हैं। क्योंकि सिक्योरिटी के तौर पर जो है आईएसआई कभी भी आपस में घुलने मिलने नहीं देती 2 ग्रुपों को, लेकिन चूंकि इनको एक बोट से जाना था, एक जगह ट्रेनिंग करनी थी, तो ऐसे में इन लोगों का आपस में मिलना जुलना था। और इसी दौरान इन दोनों भारतीय आतंकवादियों ने जाना कि ये लोग बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल से संबंधित हो सकते हैं, चूँकि ये लोग लगातार बांग्ला बोल रहे थे। तो ऐसे में ये लोग भारत में कहाँ छुपे बैठे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कुछ आईडीज भी लोगों को सप्लाई की गई थी, तो वो आईडीज लेकर ये आतंकवादी कहां छुपे बैठे हैं, इन तमाम बातों को लेकर आज स्पेशल सेल इन लोगों से पूछताछ कर रहा है और इसमें बांग्लादेश के एक आतंकवादी संगठन का नाम भी शामिल हो सकता है। विकास, बिल्कुल ओम प्रकाश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और आज दोपहर में जैसा कि 2 आतंकियों की पेशी भी होनी है। लगातार अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। दार्जिलिंग में एसएसबी जवानों ने चीनी नागरिक समेत 2 लोगों को पकड़ा है जो अवैध तरीके से नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक भारत नेपाल सीमा में दार्जिलिंग में पानी टंकी इलाके में उस समय 2 लोगों को पकड़ लिया गया जब वो नेपाल में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। बाद में एसएसबी ने पुलिस के हवाले इन लोगों को कर दिया। गिरफ्तार चीनी नागरिक के पास से भारत का पैन कार्ड और अमेरिकी पासपोर्ट बरामद हुआ है। चीनी नागरिक के साथ पकड़ा गया भारतीय नागरिक सिलीगुड़ी का रहने वाला है। चीनी नागरिक कैसे भारत में पहुंचा और दोनों किस मकसद से नेपाल जा रहे थे, इसको लेकर फिलहाल पूछताछ जारी है। गुजरात में परसों ही नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली है और अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि गुजरात में मंत्रिमंडल का विस्तार आज होगा। मंत्रिमंडल की शपथ होगी। सूत्रों के मुताबिक सभी विधायकों को रात में ही गांधीनगर पहुंचने के लिए कह दिया गया है। खबर मिल रही है कि 10 मंत्री आज मंत्रिमंडल विस्तार में शपथ ले सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि रूपाणी कैबिनेट में रहे दिग्गज मंत्रियों का भी पत्ता कट सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर है, आज दोपहर में गुजरात में कैबिनेट का विस्तार होगा। कम से कम 10 मंत्री इस विस्तार में शपथ ले सकते हैं। आतंकी हमले की साजिश में गिरफ्तार 6 में से 4 आतंकियों को कोर्ट ने 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा। बाकी 2 आतंकियों की आज कोर्ट में पेशी। देश को दहला देने की दाऊद इब्राहिम की साजिश नाकाम। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 राज्यों से 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद। दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम को हथियार और फंडिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र समेत कई बड़े शहरों में नवरात्रि और दशहरे पर बड़े धमाके की साजिश थी। आतंकी उसामा और जीशान ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। उसामा दिल्ली के जामिया नगर और जीशान प्रयागराज का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए आतंकियों का महाराष्ट्र और यूपी कनेक्शन। जान मोहम्मद शेख महाराष्ट्र, मूलचंद रायबरेली, अबू बकर बहराइच और आमिर जावेद लखनऊ का रहने वाला है।
दिल्ली से 2, यूपी से 3 और राजस्थान से 1 आतंकी की गिरफ्तारी हुई। स्पेशल सीपी नीरज ठाकुर बोले, इनपुट मिलने के बाद मल्टी स्टेट ऑपरेशन चलाया गया। इस आतंकी मॉड्यूल का डी कंपनी से कनेक्शन है। उसामा और जीशान से पूछताछ में बड़ा खुलासा। जिस बोट से दोनों मस्कट से पाकिस्तान गए उसमें 15 बांग्ला भाषी भी थे। उन आतंकियों की तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर के परिवार से मुंबई के धारावी पुलिस स्टेशन में पूछताछ। उसके परिवार में बीवी और 2 लड़कियां हैं। ओडिशा पुलिस ने डीआरडीओ के 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों को रक्षा विभाग से जुड़ी अहम जानकारियां लीक करने का आरोप। सभी आरोपी डीआरडीओ में कॉन्ट्रैक्ट पर थे। शुरुआती जांच में हनी ट्रैप का शक। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकियों का ग्रेनेड से हमला। ग्रेनेड हमले में 2 नागरिक घायल। बाढ़ के कहर से जूझते गुजरात के जामनगर और राजकोट में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। पिछले 24 घंटे में 200 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। अब तक 7,000 से ज्यादा लोग सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाए गए। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ प्रभावित जामनगर और राजकोट के इलाकों का दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हाल भी जाना। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में आने वाली जूनागढ़ में भी बाढ़ से हालात बहुत खराब। सैकड़ों गांव का संपर्क टूटा। बाढ़ वाले 3 जिलों में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है एनडीआरएफ और वायुसेना। बाढ़ बारिश की वजह से राजकोट और जामनगर, जूनागढ़ जिलों से गुजरने वाले 18 स्टेट हाईवे समेत 200 से ज्यादा सड़कें बंद। सरकार का दावा, हर हालात पर नजर। ओडिशा में लगातार बारिश की वजह से हुए हादसों में पिछले 2 दिन में 4 लोगों की मौत। करीब 4,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ओडिशा के 12 जिलों में रेड अलर्ट जारी। दिल्ली और आसपास आज और कल फिर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। चलिए कोरोना से जुड़ी कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। देश में कोरोना केस घटकर 25,000 पर आए हैं। 24 घंटे में 25,404 नए मरीज मिले। 339 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस 4 लाख से कम। केरल में सुधर रहे हैं हालात। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,058 नए मामले मिले। केरल में 99 लोगों की मौत हुई। गुजरात के 8 महानगरों अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, सूरत, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़ और बड़ोदरा में 25 सितंबर रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू बरकरार रहे। कोवैक्सीन को इस महीने के आखिरी तक WHO से मिल सकती है मंजूरी। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने जानकारी दी। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 75 करोड़ के पार। अब तक 75 करोड़ 2,84,569 लोगों को लग चुकी है डोज। स्वास्थ्य मंत्री बोले, नए आयाम हासिल कर रहा है टीकाकरण अभियान। पंजाब में कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को आज से छुट्टी पर भेजेगी कैप्टन सरकार। डोज के लिए आज तक दी गई थी मियाद। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार का कहर जारी। अब तक 60 लोगों की मौत। ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं बुखार के मरीज। फिरोजाबाद में डेंगू के कहर के बीच बकरी के दूध की कीमतें आसमान पर। 1,500 रुपए लीटर तक बिक रहा है बकरी का दूध। परेशान लोगों ने कहा, प्रशासन बंद कराए मुनाफाखोरी का धंधा। मध्य प्रदेश में डेंगू के मामले बढ़कर 2,570 हुए। शिवराज सरकार आज से डेंगू विरोधी अभियान शुरू करेगी। रोकथाम के कामों के साथ लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। यूपी, एमपी और बिहार की तरह झारखंड में भी तेजी से फैलता वायरल फीवर। लेकिन राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में दिखी बदहाली। वार्ड फुल होने के बाद फर्श पर हो रहा है बच्चों का इलाज। बिहार की राजधानी पटना में बच्चों को चपेट में लेते मौसमी बुखार के बीच शहर में पिछले 8 दिन से गंदगी के ढेर। समान वेतन
समेत कई मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी नगर निगम दफ्तर के सामने धरने पर। बक्सर जिले में सरकारी अस्पताल की बेदर्दी से एक मरीज की तड़प कर मौत। देर रात लाए गए मरीज के लिए अस्पताल का दरवाजा नहीं खोला गया, इससे इलाज के अभाव में उसकी दरवाजे पर ही मौत हो गई। और आइए कुछ अहम खबरों पर आपको अपडेट्स दे देते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्रीय कैबिनेट की आज सुबह 11 बजे होगी बैठक। ऑटो और ड्रोन सेक्टर के लिए पीएलआई योजना को मिल सकती है मंजूरी। प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत योजना को भी मंजूरी संभव। पीएम मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में करीब 5 घंटे तक मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री ने कार्य क्षमता बढ़ाने को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। सभी मंत्रियों ने डिनर भी किया। प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा के सभापति और लोकसभा स्पीकर के साथ करेंगे संसद टीवी लॉन्च। राज्यसभा और लोकसभा टीवी चैनलों को मिलाकर आ रहा है संसद टीवी। जीएसटी काउंसिल की परसों लखनऊ में बैठक। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर हो सकता है विचार। सूत्रों के हवाले से खबर, कोरोना से जुड़ी जरूरी सामग्री पर टैक्स छूट की समय सीमा भी आगे बढ़ सकती है। पीएम मोदी की मिशन यूपी पर जाट वोटर्स को साधने की कोशिश। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। बोले 20वीं सदी की भूल का 21वीं सदी में सुधार हो रहा है। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी 92 एकड़ में बनेगी। हाथरस, एटा, कासगंज और अलीगढ़ के 395 कॉलेज इससे जुड़ेंगे। यूपी की पिछली सरकारों पर बरसे पीएम मोदी। कहा बीजेपी ने यूपी को गुंडा माफिया राज और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई। योगी राज में बेटियों को सुरक्षा मिली। पीएम मोदी ने अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का भी शिलान्यास किया। बोले अलीगढ़ के तालों ने घरों की सुरक्षा की, अब अलीगढ़ सीमाओं की सुरक्षा में लगेगा। मोदी के दौरे के बाद योगी सरकार पर अखिलेश यादव का निशाना। कहा मोदी ने पुरानी सरकारों के काम को लेकर झूठ बोला। माफियाओं के नाम पर गरीबों का घर तोड़ रही है योगी सरकार। चुनाव से पहले आज यूपी को मिल सकती है बड़ी सौगात। अलग अलग जिलों में बनने वाली सड़कों का लोकार्पण और कोसी मथुरा में पेप्सिको की 814 करोड़ की लागत से बने प्लांट का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी के अब्बाजान वाले बयान पर सियासी घमासान लगातार जारी है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर तंज कसा लिखा, जो नफरत करे वो योगी कैसा। राहुल गांधी के ट्वीट पर सीएम योगी ने भी जवाब दिया। लिखा, राहुल जी, अगर अपराधियों और उपद्रवियों के साम्राज्य पर बुलडोजर चलाना नफरत है तो ये नफरत अनवरत जारी रहेगी। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी योगी पर हमला। पूछा, जब गंगा में लाशें तैर रही थीं, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे, तब कहां थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान पर अब एनडीए में घमासान। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा, नेताओं को मर्यादित बयान देना चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूछा, योगी जी बताएं कि पिताजान बोलने वालों को उन्होंने कितनी नौकरी और रोजगार दिया। भदोही में बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। बोले, प्रियंका ट्विटर और फेसबुक की नेता हैं, वही अच्छी लगती हैं। ये लोग जब चुनाव आता है तभी क्यों जागते हैं। अयोध्या में आम आदमी पार्टी ने निकाली तिरंगा यात्रा। मनीष सिसोदिया बोले, सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छी सरकार की सबसे बड़ी प्रेरणा राम राज्य है। राम के सहारे सबका बेड़ा पार। यूपी में राम के नाम पर छिड़ी जंग। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, जो लोग पहले श्री राम का दर्शन और अयोध्या आने से कतराते थे, आज वो अयोध्या के चक्कर लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ गठबंधन के सवाल पर बोले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, अगर वो बात करने के लिए तैयार हैं तो हम सबसे बात करेंगे। बिहार में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बोले, ओवैसी देश में दूसरा जिन्ना बनना चाहते हैं। ओवैसी का एजेंडा सिर्फ तालिबानीकरण, इस्लामीकरण है। यूपी में चुनाव लड़ने की जेडीयू की तैयारी। लखनऊ में हो सकती है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अगली बैठक। तो यूपी की राजनीति से जुड़ी अहम खबरें आपने देखी। अब देश की राजनीति से जुड़ी अहम खबरें। दिल्ली में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बोले, हिमाचल के विकास के कामों पर चर्चा हुई। 2022 में फिर सरकार बनाएंगे। कर्नाटक में मंदिर तोड़ने पर सियासी झगड़ा। बीजेपी सरकार पर कांग्रेस जेडीएस का हिंदू भावना को आहत करने का आरोप।
बसवराज बोम्मई सरकार का दावा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर तोड़ा गया। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए एमपी से आएगी ईवीएम मशीन, उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 27 लाख से बढ़ाकर 30,80,000 रुपए की गई। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी। राजस्थान में हनी ट्रैप मामले से गरमाई सियासत, सचिन पायलट खेमे के कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का दावा, हनी ट्रैप में फंसाकर सियासी रंजिश का शिकार बनाने की कोशिश की गई। विपक्ष ने गहलोत को घेरा। भवानीपुर से बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल ने ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की। नामांकन हलफनामे में पुराने केस की जानकारी न देने का आरोप लगाया। टीएमसी ने सुष्मिता देव को राज्यसभा के लिए नामित किया। सुष्मिता देव बोली, ममता बनर्जी चाहती है कि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो, पूरी निष्ठा से जिम्मेदारी निभाऊंगी। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने 2 दिनों में दूसरी बार कहा कि किसान आंदोलन से राज्य और लोगों के हितों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने मोगा में अडानी के गोदाम और कोटकपुरा में एफसीआई के गोदाम तक अनाजों के लिए वाहनों की आवाजाही की इजाजत देने की गुजारिश की। कैप्टन अमरिंदर सिंह के आर्थिक नुकसान वाले बयान पर किसानों का जवाब, कहा आंदोलन से पंजाब के लोगों का फायदा, हमने लोगों का 800 करोड़ रुपए टोल टैक्स बचाया, हम किसान और दुकानदारों के फायदे के लिए लड़ रहे हैं। पंजाब के कांग्रेस विधायक का दावा, किसानों के हित के लिए प्रायोजित है आंदोलन, हम किसानों के साथ हैं। सीएम खट्टर और केजरीवाल को मोदी जी के दरवाजे पर जाकर दें धरना। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसान आंदोलन को गदर बताया। बोले, आंदोलन में लोग तलवारें लेकर नहीं आते, लाठियां नहीं मारते, आंदोलन में लोग धरना भूख हड़ताल करते हैं। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने रेप करने वालों को कोई जाति धर्म प्रांत नहीं होता कहा। उद्धव ने समाज को तोड़ने वाला बयान दिया। मराठी लोगों को खुश करने और अपनी नाकामी छिपाने के लिए ऐसा कहा, वो माफी मांगी। बीजेपी के आरोपों पर शिवसेना सांसद संजय राउत का जवाब, कहा सीएम उद्धव ने किसी जाति धर्म या राज्य का नाम नहीं लिया, उनके बयान में कुछ गलत नहीं, बीजेपी का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। बिहार के समस्तीपुर से एलजेपी के सांसद प्रिंस राज के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया रेप का मुकदमा, कोर्ट ने दिया था आदेश। पीड़ित ने दिल्ली के फ्लैट में रेप और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया था। जेईई मेंस परीक्षा के नतीजों का ऐलान, 44 छात्रों ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया। पहली रैंक पर रहे 18 छात्र। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर छात्र देख सकेंगे नतीजे। आगे बढ़ते और बात करते हैं एक शब्द की। ये शब्द है संतुलन। इस शब्द का बेहद महत्व है, क्योंकि चाहे जीवन हो या प्रकृति, फैसले हों या फिर अर्थव्यवस्था, संतुलन बिगड़ा तो समझिए सब कुछ बिगड़ा। और इसलिए कहा जाता है कि संतुलन बना रहना चाहिए। लेकिन पिछले 2 दिनों में कुदरत ने जो अपना रौद्र रूप दिखाया है, यकीन मानिए उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि बढ़ती हुई इंसानी आबादी ने धरती का संतुलन बिगाड़ दिया है और प्रकृति अब उसी का बदला ले रही है। जल तांडव, जल प्रहार, कुदरत की मार, हर ओर हाहाकार और न जाने ऐसे कितने अनगिनत शब्द हैं जो कुदरत के गुस्से को जाहिर करने के लिए गढ़े गए, बोले गए, लिखे गए। लेकिन गुजरात से आई इन तस्वीरों के सामने ये शब्द भी इस बार बौने साबित हो गए। सितंबर में इतनी बारिश न कभी देश ने देखी थी, न देखने की कल्पना की थी। इसलिए ऐसी तस्वीरों ने सबको चौंका दिया और आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं, जिनकी वजह से 14 सितंबर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। क्योंकि गुजरात नहीं बल्कि देश के अधिकतर राज्यों में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 14 सितंबर को गुजरात में औसत 951% ज्यादा बारिश हुई, ओडिशा में 881%, छत्तीसगढ़ में 310%, राजस्थान में 256%, गोवा में 226% और उत्तराखंड में भी औसत से 212% ज्यादा बारिश दर्ज की गई। और सिर्फ 6 ही नहीं, कई राज्य हैं जहां मंगलवार को रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। महाराष्ट्र से लेकर कोलकाता और कोलकाता से लेकर छत्तीसगढ़ तक बारिश हुई। कहीं कम, कहीं ज्यादा, कहीं निचले इलाके डूब गए तो कहीं कई इलाके डूबने की कगार पर आ खड़े हुए हैं। शहरी आबादी भी बेमौसम बरसात की मार झेल रही है।
और एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान में कुदरती तबाही की आधी जिम्मेदारी सिर्फ बाढ़ बारिश है। और इसी रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि बीते 7 दशकों में ऐसा कोई बरस नहीं बीता जब देश में बाढ़ की नौबत न आई हो। रिपोर्ट के मुताबिक 68 सालों में देश की 46 करोड़ हेक्टेयर भूमि बाढ़ में डूबी है, जो देश की 32.9 हेक्टेयर के भौगोलिक क्षेत्र से भी ज्यादा है। मतलब एक ही राज्य, एक ही शहर और गांव कई बार डूबे, हर साल डूबे। और इन सालों में 210 करोड़ आबादी अब तक प्रभावित हुई। मतलब देश की मौजूदा आबादी से लगभग 1.5 गुना ज्यादा। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 1,07,000 लोगों की इसी बाढ़ में मौत हुई और जान ही नहीं माल का भी नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 68 सालों में देश को 2,80,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो 2021-22 के देश के एक्सपेंडिचर यानी व्यय बजट का 8% है। शिक्षा मंत्रालय के 2021-22 के बजट का 3 गुना है। 2021-22 के लिए भारत के सड़क परिवहन मंत्रालय के बजट का 2.5 गुना, 2021-22 के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बजट का 2 गुना और 2021-22 के लिए ग्रामीण और विकास मंत्रालय के बजट से 2 गुना है। और इन आंकड़ों में कुदरती आपदाओं की वजह से आखिरी 2 सालों में हुए नुकसान का लेखा जोखा अभी जुड़ना बाकी है। और इन तस्वीरों को ध्यान में रखते हुए समझ लीजिए कि भविष्य में संकट कितना बड़ा है। तो पर्यावरण की चिंता जो है उसको लेकर लगातार बढ़ भी रही है, लेकिन उसको लेकर कुछ जरूरी कदम उठाया जाए ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि बीते 50 सालों में ये संतुलन इतना बिगड़ चुका है कि अब धरती के किसी न किसी कोने में रोजाना कोई न कोई छोटी या बड़ी त्रासदी हो रही है और इसका खामियाजा आम इंसान को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ रहा है। अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसके आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन ये चेतावनी भी है कि अगर इंसान ने अपनी मनमानी नहीं छोड़ी तो फिर कुदरत के क्रोध को रोकना मुश्किल हो जाएगा। कहीं तूफान से तबाही, कहीं बाढ़ से बर्बादी, तो कहीं सूखे का संकट। दुनिया का एक भी कोना, धरती का एक भी टुकड़ा ऐसा नहीं बचा जहां के लोग बीते 50 सालों में प्रकृति के प्रकोप का शिकार न हुए हों और कुदरत की मार से त्राहिमाम न किया हो। और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि कुदरत के तांडव ने दुनिया को सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं पहुंचाया बल्कि लाखों जिंदगियों को भी लील लिया है। इससे पहले कि हम बीते 50 सालों में आई तबाही का लेखा जोखा आपको दें, उससे पहले ये जान लीजिए कुदरती आपदाओं की वजह से दुनिया को औसतन रोजाना 1,475 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और 115 लोगों ने अपनी जान रोजाना गंवाई है। और रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हर दिन कहीं चक्रवाती तूफान आ रहे हैं तो कहीं बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। भविष्य में धरती पर संकट कितना बड़ा है, अब वो अतीत के आंकड़ों को समझकर अंदाजा लगा लीजिए। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में अलग अलग रूप में 11,000 आपदाएं आई हैं। पूरी दुनिया को 266 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और इन आपदाओं में 20 लाख के करीब लोगों की मौत हुई है। और मरने वाले लोगों की सबसे ज्यादा संख्या विकासशील देशों में दर्ज हुई है क्योंकि उनके पास तबाही से निपटने की तैयारी ही नहीं थी। और इसकी एक बड़ी चोट एशिया पर भी पड़ी है जिसका बड़ा साझेदार हिंदुस्तान है। रिपोर्ट के मुताबिक 1970 से 2019 के बीच एशिया में 3,454 आपदाएं आई हैं, जिसमें 9,75,622 लोगों की मौत हुई है और 87.66 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और बाढ़ बारिश की मार से हिंदुस्तान कैसे अछूता रह सकता है? यहाँ ऊपरी इलाकों में पहाड़ दरक रहे हैं, तो मैदानी इलाकों में नदियों ने जीवन को नरक बना दिया है। और 3 तरफ से समंदर से घिरे हिंदुस्तान को तो मानो चक्रवाती तूफानों ने हिला कर रख दिया है। देश के 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीधे सीधे चक्रवाती तूफानों से प्रभावित हो रहे हैं।
1980 के दशक में औसतन देश में 3 चक्रवाती तूफान आए थे, लेकिन 2010 से 2019 के बीच देश में हर साल 4 चक्रवाती तूफान आए। साल 2018 और 2019 में तो 7 चक्रवाती तूफान का देश ने सामना किया। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि बढ़ती आबादी और प्रकृति के दोहन से धरती का संतुलन बिगड़ रहा है। आप 50% जो है आप नेचुरल एनवायरनमेंट को दीजिए, जहां आपके पार्क्स हैं, नेशनल आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, आपकी बर्ड सेंचुरीज हैं, आपके ओशंस हैं, आपके रिवर्स हैं, आपकी वाटर बॉडीज हैं, आपके वेटलैंड एरिया हैं, आपके पहाड़ हैं, आपकी नदियां हैं, वो आप 50% रखिए। 50% जिसको आप शहर बोलते हैं, जो हमारी ह्यूमन आबादी है, हमारा आदमजात जहाँ पर रहता है, हमारी स्पीसीज रहती है, उसके अंदर आप फैक्ट्रीज बनाइए या स्कूल बनाइए। अगर ये प्रोपोर्शन ठीक नहीं है तो पूरी की पूरी दुनिया का बैलेंस चरमरा जाता है। आपका फिर इकोनॉमिक डिप्रेशन भी होगा और मानसिक डिप्रेशन भी होगा। इस बिगड़ते संतुलन का ही नतीजा है कि आपदाएं अनगिनत हो चली हैं और आर्थिक नुकसान पहाड़ का है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 1970 से 1979 के बीच आपदाओं की वजह से रोजाना 358 करोड़ का नुकसान होता था, लेकिन 2010 से 2019 के बीच आपदा की वजह से दुनिया को रोजाना 2797 करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि पहले के मुकाबले अब लोगों की जान कम जा रही है। 1970 से 1980 के बीच औसतन 170 लोग रोजाना आपदा से जुड़ी घटनाओं में जान गंवा रहे थे। 1990 से 1999 के बीच मरने वालों की औसत संख्या घटकर 90 हो गई और 2010 से 2019 के बीच औसत मृत्यु की संख्या 40 पहुंच गई है, जो सबसे कम है। खतरा अब भी टला नहीं, क्योंकि इंसान ने सिर्फ बाढ़, बारिश और चक्रवाती तूफानों से खुद को कुछ हद तक बचाना सीखा है। अभी और भी ऐसी मुसीबतें मुंह बाएं खड़ी है। अमेरिका में अटलांटिक महासागर से उठे निकोलस तूफान का साया मंडरा रहा है। ये तूफान अमेरिका के तटीय इलाकों पर क्या असर डालेगा और तूफान ने अब तक कितनी तबाही मचाई है, ये तस्वीरों में और रिपोर्ट में देखिए। समंदर की तेज लहरें चेतावनी दे रही हैं। अमेरिका पर अभी खतरा टला नहीं है। गरजते बादलों का ये शोर मौसम के बिगड़े मिजाज की गवाही दे रहा है। ये तस्वीरें अमेरिका पर संकट बनकर आए निकोलस तूफान की है। निकोलस तूफान अमेरिका के टेक्सास, ह्यूस्टन और लुजियाना शहरों को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस तूफान का असर सबसे ज्यादा ह्यूस्टन शहर पर पड़ेगा, क्योंकि ह्यूस्टन पहले ही बाढ़ से परेशान है। बिगड़ते मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने तटीय राज्यों में भी तूफान को लेकर चेतावनी जारी की है। ह्यूस्टन में निकोलस तूफान के आने से पहले हवाएं 110 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रही हैं। वहीं टेक्सास में तूफान की वजह से अब तक 35 सेंटीमीटर तक बारिश हो चुकी है। 2021 में अटलांटिक महासागर में उठने वाले तूफानों में निकोलस 14वां तूफान है। तूफान 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि टेक्सास और दक्षिण पश्चिम लुजियाना में बवंडर की स्थिति भी बन सकती है। मौसम विभाग ने तूफान की वजह से तटीय इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। तूफान की वजह से टेक्सास में 15 लाख से अधिक को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। तूफान की आहट ने जिस कदर बर्बादी मचाई है, मौसम विभाग को अनुमान है कि तूफान के गुजरने के बाद इससे ज्यादा तबाही हो सकती है। मंगलवार को काबुल में एक भारतीय कारोबारी को अगवा कर लिया गया है और जिसके बारे में अब तक कोई खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक बंसारी लाल को बंदूकधारी बदमाशों ने उस समय अगवा कर लिया जब वो दफ्तर की तरफ जा रहे थे। जानकारी के अनुसार उनकी कार को पीछे से धक्का मारा गया और फिर बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया गया। तालिबान की तरफ से इस इलाके को सील करके छापेमारी भी की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली है। पूरा मामला फिरौती से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आतंकी हमले की साजिश में गिरफ्तार 6 में से 4 आतंकियों को कोर्ट ने 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा। बाकी 2 आतंकियों की आज कोर्ट में पेशी। देश को दहलाने की दाऊद इब्राहिम की साजिश नाकाम। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 राज्यों से 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद।
दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम को हथियार और फंडिंग की जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र समेत कई बड़े शहरों में नवरात्रि और दशहरे पर बड़े धमाके की साजिश थी। उसामा और जीशान से पूछताछ में बड़ा खुलासा। दोनों ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। जिस बोट में दोनों मस्कट से पाकिस्तान गए उसमें 15 बांग्ला भाषी भी थे। इन आतंकियों की तलाश जारी है। ओडिशा पुलिस ने डीआरडीओ के 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों को रक्षा विभाग से जुड़ी अहम जानकारियां लीक करने का आरोप। सभी आरोपी डीआरडीओ में कॉन्ट्रैक्ट पर थे। शुरुआती जांच में हनी ट्रैप का शक। केंद्रीय कैबिनेट की आज सुबह 11 बजे बैठक होगी। ऑटो और ड्रोन सेक्टर के लिए पीएलआई योजना को मिल सकती है मंजूरी। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य भारत योजना को भी मंजूरी संभव। पीएम मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में करीब 5 घंटे तक मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री ने कार्य क्षमता बढ़ाने को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। सभी मंत्रियों ने डिनर भी किया। प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा के सभापति और लोकसभा स्पीकर के साथ करेंगे संसद टीवी लॉन्च। राज्यसभा और लोकसभा टीवी चैनलों को मिलाकर नया संसद टीवी आ रहा है। जीएसटी काउंसिल की परसों लखनऊ में बैठक। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर हो सकता है विचार। सूत्रों के मुताबिक कोरोना से जुड़ी जरूरी सामग्री पर टैक्स छूट की समय सीमा भी आगे बढ़ाई जा सकती है। कोवैक्सीन को इस महीने के आखिरी तक डब्ल्यूएचओ से मिल सकती मंजूरी। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बताया। जेईई मेंस परीक्षा के नतीजों का ऐलान। 44 छात्रों ने 100% स्कोर किया। पहली रैंक पर रहे 18 छात्र। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर छात्र देख सकते हैं नतीजे। और आइए अब बात करते हैं गुजरात की, जहां भूपेंद्र पटेल के सीएम बनने के बाद अब आज उनकी कैबिनेट में कुछ नए चेहरे शामिल होने वाले हैं, तो कुछ की छुट्टी होना भी तय माना जा रहा है। गुजरात की कमान भूपेंद्र पटेल के हाथ में आने के बाद आज नया मंत्रिमंडल ले सकता है शपथ। सूत्रों के हवाले से खबर, 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। रूपाणी कैबिनेट में रहे दिग्गज मंत्रियों का पत्ता भी कट सकता है। बाढ़ की कहर से जूझते गुजरात के जामनगर और राजकोट में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। पिछले 24 घंटे में 200 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। अब तक 7,000 से ज्यादा लोग सुरक्षित जगहों पर भेजे गए। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ प्रभावित जामनगर और राजकोट के इलाकों का दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हाल भी जाना। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में आने वाले जूनागढ़ में बाढ़ से हालात बहुत खराब हैं। सैकड़ों गांव का संपर्क टूटा। बाढ़ वाले तीनों जिलों में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है एनडीआरएफ और वायुसेना। बाढ़ बारिश की वजह से राजकोट, जामनगर, जूनागढ़ जिलों से गुजरने वाले 18 स्टेट हाईवे समेत 200 से ज्यादा सड़कें हैं बंद। सरकार का दावा, हर हालात पर है नजर। गुजरात के 8 महानगरों अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, सूरत, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़ और वडोदरा में 25 सितंबर तक रात 11 से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू बरकरार रहेगा। अब सबसे बड़े प्रदेश यूपी की खबर, जहां 6 महीने में चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी पारा अभी से हाई है। पीएम मोदी की मिशन यूपी पर जाट वोटरों को साधने की कोशिश। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। बोले 20वीं सदी की भूल का 21वीं सदी में सुधार हो रहा है। यूपी की पिछली सरकारों पर बरसे पीएम मोदी। कहा बीजेपी ने यूपी को गुंडा माफिया राज और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई। योगी राज में बेटियों को सुरक्षा मिली। पीएम मोदी ने अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर की भी शुरुआत की। बोले अलीगढ़ के तालों ने घरों की रक्षा की, अब अलीगढ़ सीमाओं की सुरक्षा में लगेगा। मोदी के दौरे के बाद योगी सरकार पर अखिलेश यादव का निशाना। कहा मोदी ने पुरानी सरकारों के काम को लेकर झूठ बोला। माफियाओं के नाम पर गरीबों का घर तोड़ रही है योगी सरकार। चुनाव से पहले आज यूपी को बड़ी सौगात देंगे सीएम योगी। अलग अलग जिलों में बनने वाली सड़कों का लोकार्पण और कोसी मथुरा में पेप्सिको की 814 करोड़ की लागत से बने प्लांट का शुभारंभ करेंगे। अयोध्या में आम आदमी पार्टी ने निकाली तिरंगा यात्रा। मनीष सिसोदिया बोले
सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छी सरकार की सबसे बड़ी प्रेरणा राम राज्य, राम के सहारे सबका बेड़ा पार। यूपी में राम के नाम पर छिड़ी जंग। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कहा, जो लोग पहले श्री राम का दर्शन और अयोध्या आने से कतराते थे, आज वो अयोध्या के चक्कर लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ गठबंधन के सवाल पर बोले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, अगर वो बात करने के लिए तैयार हैं तो हम सबसे बात करेंगे। बिहार में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बोले, ओवैसी देश में दूसरा जिन्ना बनना चाहते हैं। ओवैसी का एजेंडा सिर्फ तालिबानीकरण, इस्लामीकरण है। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार का कहर जारी। अब तक 60 लोगों की मौत, तो दिल्ली से लगे गाजियाबाद में डेंगू के 21 मरीजों की पुष्टि। फिरोजाबाद में डेंगू के कहर के बीच बकरी के दूध की कीमतें आसमान पर। 1,500 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा है बकरी का दूध। परेशान लोगों ने कहा, प्रशासन बंद करवाए मुनाफाखोरी का धंधा। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की। दूसरे राज्यों से आने वालों का ब्यौरा रजिस्टर रखने के निर्देश पर घिरे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने मुंबई के समता नगर थाने में शिकायत दी। उद्धव के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर बोले, रेप करने वालों की जाति, धर्म और प्रांत नहीं होता। उद्धव ने समाज को तोड़ने वाला बयान दिया। मराठी लोगों को खुश करने और अपनी नाकामी छिपाने के लिए ऐसा किया। वे माफी मांगी। बीजेपी के आरोपों पर शिवसेना सांसद संजय राउत का जवाब। कहा, सीएम उद्धव ने किसी जाति, धर्म या राज्य का नाम नहीं लिया। उनके बयान में कुछ गलत नहीं। बीजेपी का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में साकीनाका रेप केस में मुख्य आरोपी के गांव जौनपुर पैटर्न के जिक्र से भी गरमा रही है सियासत। महाराष्ट्र बीजेपी के उत्तर भारतीय मोर्चे ने शिवसेना से पूछा, पुणे के रेप को भी पुणे पैटर्न बोलना चाहिए क्या? दिल्ली और आसपास आज और कल फिर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हवाएं। पंजाब और राजस्थान से क्या बड़ी खबरें हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए एमपी से आएगी ईवीएम मशीन। उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 27 लाख से बढ़ाकर 30,80,000 रुपए की गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने 2 दिनों में दूसरी बार कहा कि किसान आंदोलन से राज्य और लोगों के हितों को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने मोगा में अडानी के गोदाम और कोटकपुरा में एफसीआई के गोदाम तक अनाजों के लिए वाहनों की आवाजाही की इजाजत देने की भी गुजारिश की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के आर्थिक नुकसान वाले बयान पर किसानों का जवाब। कहा, आंदोलन से पंजाब के लोगों का फायदा। हमने लोगों का 800 करोड़ रुपए टोल टैक्स बचाया। हम किसान और दुकानदारों के फायदे के लिए लड़ रहे हैं। पंजाब में कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को आज से छुट्टी पर भेजेगी कैप्टन सरकार। डोज के लिए आज तक दी गई थी मियाद। राजस्थान में हनी ट्रैप मामले से गरमाई सियासत। सचिन पायलट खेमे के कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का दावा, हनी ट्रैप में फंसाकर सियासी रंजिश का शिकार बनाने की कोशिश की गई। विपक्ष ने गहलोत को घेरा। राजस्थान की जयपुर पुलिस का खुलासा, नीट का पेपर जयपुर में लीक हुआ था और इस मामले में कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी। नकल के लिए 35 लाख में हुआ था सौदा। बिहार से आने वाले एक सांसद बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, तो बंगाल में ममता से जुड़ी नई खबर क्या मिली है, चलिए उस पर नजर डालें। बिहार के समस्तीपुर से एलजेपी के सांसद प्रिंस राज के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया रेप का मुकदमा। कोर्ट ने दिया था आदेश। पीड़िता ने दिल्ली के फ्लैट में रेप और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया। बिहार की राजधानी पटना में बच्चों को चपेट में लेते मौसमी बुखार के बीच शहर में पिछले 8 दिन से गंदगी के ढेर, समान वेतन समेत कई मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी नगर निगम दफ्तर के सामने धरना दे रहे हैं। बक्सर जिले में सरकारी अस्पताल की बेदर्दी से एक मरीज की तड़प कर मौत। देर रात लाए गए मरीज के लिए अस्पताल का दरवाजा नहीं खोला गया, जिससे इलाज के अभाव में उसकी दरवाजे पर ही मौत हो गई।
टीएमसी ने सुष्मिता देव को राज्यसभा के लिए नामित किया। सुष्मिता देव बोली, ममता बनर्जी चाहती हैं कि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो, पूरी निष्ठा से जिम्मेदारी निभाऊंगी। तो अब मध्य प्रदेश समेत देश के कुछ और राज्यों की खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश में डेंगू के मामले बढ़कर 2570 हुए। शिवराज सरकार आज से डेंगू विरोधी अभियान शुरू करेगी। रोकथाम के कामों के साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। एमपी की सिवनी के पेच टाइगर रिजर्व में बाघ के एक नजारे ने पर्यटकों को खुश कर दिया। बाढ़ के पानी में उतरकर फिर अपनी टेरिटरी मार्क करते हुए पेड़ से लिपटा बाघ सोशल मीडिया पर वायरल है वीडियो। दिल्ली में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बोले, हिमाचल के विकास के कार्यों पर चर्चा हुई। 2022 में फिर सरकार बनाएंगे। कर्नाटक में मंदिर तोड़ने पर सियासी झगड़ा। बीजेपी सरकार पर कांग्रेस जेडीएस का हिंदू भावना को आहत करने का आरोप। बसवराज बोम्मई सरकार का दावा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर तोड़ा गया। ओडिशा में लगातार बारिश की वजह से हुए हादसों में पिछले 2 दिन में 4 लोगों की मौत। करीब 4000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ओडिशा के 12 जिलों में रेड अलर्ट है। कश्मीरी युवाओं को वायुसेना की ओर आकर्षित करने के लिए होगा एयर शो का आयोजन। 26 सितंबर को डल झील के किनारे आजादी का महोत्सव के तहत ये एयर शो आयोजित होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात स्मार्टफोन की, जो आज हमारी जरूरत के साथ साथ लाइफस्टाइल का भी हिस्सा बन चुका है। एप्पल ने प्रीमियम स्मार्टफोन आईफोन 13 की सीरीज लॉन्च कर दी और उसकी खासियत, कीमत और बाजार में एंट्री से जुड़ी सारी जानकारी जानिए इस रिपोर्ट में। एप्पल ने कल आईफोन स्मार्टफोन की 13वीं सीरीज को लॉन्च कर दिया है। 13वीं सीरीज में आईफोन ने 4 मॉडल लॉन्च किए हैं, जिनमें आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13, आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 मैक्स शामिल है। अपनी 13वीं सीरीज में आईफोन ने 3 फीचर्स को बेहतर बताया है। पहला है कैमरा। आईफोन 13 और 13 मिनी में 2 कैमरे पीछे और एक फ्रंट कैमरा है। सभी 12 मेगापिक्सल के हैं। वहीं आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स में 4 कैमरे हैं, 3 पीछे और एक फ्रंट कैमरा। सभी कैमरे 12 मेगापिक्सल के हैं। दूसरा है स्टोरेज। 13 मैक्स और प्रो मैक्स में 1 TB तक स्टोरेज है, जो स्मार्टफोन्स में पहली बार है। 13वीं सीरीज की तीसरी खासियत टच है, जो बेहद शानदार है। अब जानिए इनकी कीमत। आईफोन 13 मिनी की शुरुआती कीमत 69,900 रुपए है। वहीं आईफोन 13 की शुरुआत 79,000 रुपए से शुरू होती है। आईफोन 13 प्रो की शुरुआती कीमत 1,19,900 रुपए है। वहीं आईफोन 13 प्रो मैक्स 1,29,900 रुपए में मिलेगा। स्टोरेज बढ़ने के साथ साथ सभी मॉडल्स की कीमत भी बढ़ेगी। भारत में 17 सितंबर से आईफोन 13 ऑनलाइन और 24 सितंबर से स्टोर पर उपलब्ध होगा। आमतौर पर शांत छवि के एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने गुस्से में मंच से 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। कोई उमाशंकर सीएम होता और कोई अभिषेक राजपूत मुख्यमंत्री भाई बता रहे लोग मुझे। ये काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है जहां भी हो। भरे मन से तत्काल प्रभाव से 2 अधिकारियों को सस्पेंड करने की ये नौबत सीएम शिवराज के सामने आई क्यों? उसकी कहानी उनकी ही जुबानी सुनिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री जी पैसा भेजते हैं, मैं भी पैसा भेजता हूँ। मुझे पता चला ये आवास योजना के पैसे में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। जनता के लिए हम पैसे भिजवाते और ये बीच में हड़प कर जाते। शिवराज सिंह का फिल्म नायक वाला ये अवतार निवाड़ी के कार्यक्रम में दिखा। लोगों ने शिकायत की कि पीएम आवास योजना में अधिकारी धांधली कर रहे हैं। शिवराज ने तुरंत कमिश्नर को तलब किया और उनके सामने ही सीएमओ उमाशंकर और इंजीनियर अभिषेक राउत को सस्पेंड कर दिया। तो कौन सा मुझे नाम बताओ, मैं अभी सस्पेंड करके ईओडब्ल्यू को जांच दूंगा।
इस बार शिवराज का अंदाज जुदा दिख रहा है। इससे पहले मार्च में भूमाफियाओं को चेतावनी देने के लिए टाइगर रफ्तार में दिखे थे। मैंने कह दिया था टाइगर अभी जिंदा है और टाइगर शिकार पे निकला है, शिकार भूमाफियाओं का। एमपी में लगातार विपक्ष की ओर से सरकार पर लगते भ्रष्टाचार के आरोप के बीच मंच से अधिकारियों पर कार्रवाई कर सीएम शिवराज सिंह ने एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश की है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक 6 में से 2 आतंकियों यानी कि ओसामा और जीशान को पाकिस्तान में लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारी गाजी के अंडर में दी गई थी। गाजी के 2 सब ऑर्डिनेंट जब्बार और हजमा नाम के शख्स भी वहां पर मौजूद थे, जहां पर यह ट्रेनिंग दी जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक ओसामा और जीशान को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के नजदीक जियोनी नाम के गांव में ले जाया गया था। हालांकि इसके बाद वहां से पाकिस्तान में थट्टा जगह के एक फार्म हाउस ले जाया गया था, जहां पर इनकी ट्रेनिंग हुई। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी, दिल्ली से ही वरुण जैन, लखनऊ से रणवीर और मुंबई से मृत्युंजय जुड़ रहे हैं। तो एक एक कर सभी का रुख करेंगे। सबसे पहले ओम प्रकाश तिवारी, इस मामले में अभी सबसे बड़ा अपडेट क्या कुछ मिल रहा है? क्योंकि बड़ी आतंकी साजिश को भले ही नाकाम कर दिया, लेकिन कई और राज से पर्दा उठना भी बाकी है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इन चारों से जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में इस समय हिरासत में मौजूद हैं और जिन्हें कोर्ट ने भी 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया है, उनसे आरंभिक पूछताछ के दौरान पता चला है कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके जो दोनों आतंकवादी भारत आए थे, इन दोनों को टारगेट सेलेक्ट करने थे और धमाके करने थे। यानी किन लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, किन नेताओं को या किन बड़े लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, टारगेट कौन होगा, ये सिलेक्शन इन दोनों आतंकवादियों के पास था और धमाकों का सिलेक्शन भी इन्हीं के पास था कि पहले कहां, कैसे, किस तरह से धमाके किए जाएंगे। जो दूसरा ग्रुप था, जो दाऊद फंडेड ग्रुप था, उस ग्रुप में जो समीर नाम का शख्स है, वो पहले भी डी कंपनी के लिए काम कर चुका है और डी कंपनी के लोगों के साथ पकड़ा भी जा चुका है। अभी तक की पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि समीर ने ही रायबरेली के मूलचंद उर्फ लाला को हायर किया था और मूलचंद और उर्फ लाला को हायर करने का मकसद था कि जो विस्फोटक आईडी और हथियार हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसपोर्टेशन उनका किया जा सके। जो मूलचंद है वो फिलहाल इन लोगों के साथ पहले से मिला हुआ है, लेकिन इन लोगों के साथ कभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। इन चारों से लगातार पूछताछ जारी है। जो बाकी के 2 आरोपी हैं वो कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे, जहां से उन्हें पूछताछ के लिए कोर्ट के सामने, जहां से उन्हें रिमांड के लिए कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। इन दोनों को लगभग दोपहर 2 बजे के बाद आज कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और इस बीच दिल्ली पुलिस की कुछ जगहों पर छापेमारी अभी भी जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। ओम प्रकाश तिवारी, हम सीधे अब मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं। मुंबई से मृत्युंजय, दिल्ली से वरुण जैन के अलावा लखनऊ से रणवीर बने हुए हैं। लेकिन मृत्युंजय, एक बार फिर से दाऊद इब्राहिम 1992 जैसी साजिश और धमाके करने की जुगाड़ में था, एक बार फिर से वो सक्रिय होता नजर आ रहा है। जी, निश्चित तौर पर इसमें दाऊद इब्राहिम से भी ज़्यादा अब उसकी जो दूसरी पीढ़ी है, या हम सेकंड कमांड कहें, अनीस इब्राहिम या उसके अन्य गुर्गे, वो कहीं न कहीं सक्रिय होने की कोशिश में है और ये कहीं न कहीं इस हरकत से नजर आता है। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके लिंक अब तक एस्टेब्लिश नहीं हुए, लेकिन बताया जा रहा है कि इसके कुछ लोगों से ऐसे लिंक है जिनके वो संपर्क में आया और इस तरह से वो इस गिरोह के संपर्क में आया जो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा था। हम बात कर रहे हैं मुंबई के सायन धारावी में रहने वाले जान मोहम्मद की। आपको बता दें कि इस समय भी मुंबई के धारावी पुलिस स्टेशन में जान मोहम्मद की पत्नी और 2 बेटियों से पूछताछ चल रही है। बीती रात को यहाँ पर लाया गया उसके परिवार के सदस्यों को और यहाँ उन्हें खाने पीने के लिए दिया गया और इसी यहाँ पर महिला पुलिसकर्मियों के सामने उनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल जो महाराष्ट्र एटीएस है, मुंबई एटीएस ये जानना चाहती है कि आखिरकार ये किसके संपर्क में था, किन लोगों से मिलता था। परिवार के लोग अगर कुछ बता पाए तो वो जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि 12 तारीख वो आखिरी तारीख थी जब जान मोहम्मद को मुंबई में देखा गया। 12 तारीख के बाद से जान मोहम्मद की कोई खोज खबर मुंबई में नहीं थी और परिवार को भी यह सूचना नहीं थी कि जान मोहम्मद मुंबई में नहीं है, बल्कि वो किसी काम के लिए गया हुआ है या कोई गाड़ी चला रहा है, ऐसी जानकारी परिवार को थी। ऐसा अब तक की हमें जानकारी मिल पाई है। निश्चित तौर पर ये लिंक तलाशने की, टटोलने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र एटीएस जो है वो केंद्रीय एजेंसियों के संपर्क में है और कई जगहों पर रेकी की जा रही है, जांच की जा रही है कि लिंक स्टैब्लिश किया जाए। साथ ही साथ कौन लोग इन लोगों से जुड़े हुए हैं, किसके संपर्क में आया,
जान मोहम्मद के साथ क्या कोई व्यक्ति था, उसके साथ जो ट्रेन में जाने वाला व्यक्ति था वो कौन था, ये चीजें पता लगाई जा रही है। आपको बता दें कि सूत्र बता रहे हैं कि एक टिकट पर 2 लोगों की बुकिंग हुई थी। पहला जान मोहम्मद था जिसे कोटा से गिरफ्तार किया गया गोल्डन टेम्पल ट्रेन से। उसी ट्रेन के दूसरे डिब्बे में एक व्यक्ति और था, वो कौन था उसकी तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक जो सूत्र बता रहे हैं उसकी तलाश एटीएस भी कर रही है। बहुत जरूरी है लिंक्स और कनेक्शन अभी देखना, क्योंकि दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, रायबरेली, कोटा, यहाँ से कनेक्शन अभी निकलकर सामने आए, यहाँ से गिरफ्तारियां हुई हैं। लखनऊ से रणवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, लखनऊ की बात करें तो यहाँ से भी कनेक्शन, यहाँ से भी एक आतंकी की गिरफ्तारी हुई है, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, यूपी में 4 जिलों में छापेमारी हुई थी एक साथ, लखनऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और रायबरेली। इन 4 जिलों में कई लोगों को हिरासत में लिया गया और इनमें 3 की गिरफ्तारी दिखाई गई है। वो है मोहम्मद आमिर जो लखनऊ के आलमबाग इलाके के रहने वाले हैं, उसके अलावा रायबरेली का रहने वाला लाला उर्फ मूलचंद और प्रयागराज का जीशान। इसमें जो बड़ा नाम है वो प्रयागराज के जीशान का है, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट बताया जा रहा है और वो अपने काम के सिलसिले में जब दुबई गया था वहाँ कुछ पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में आया। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग हुई, उसने खजूर का व्यापार भी शुरू किया था और इसी वजह से जो लखनऊ का आमिर है वो उसके संपर्क में आया। लखनऊ के रहने वाले आमिर के पिता यहाँ बोलते हैं कि उनको कुछ इस तरह की जानकारी नहीं है, लेकिन जो आमिर है वो उन्नाव की एक स्लॉटर हाउस में काम करता था और इसके साथ साथ खजूर का व्यापार करता था और इसी वजह से वो जीशान के संपर्क में था। जो तीसरा आरोपी है वो रायबरेली का लाला उर्फ मूलचंद है और बताते हैं कि वो नशे की गिरफ्त में था और गांव के कुछ ऐसे लोग जो मुंबई से लौटे थे उनके संपर्क में था। ऐसे में कई और लोगों की को हिरासत में लिया गया है, जिसमें लखनऊ से 2 लोग हैं और साथ ही प्रतापगढ़ से एक इम्तियाज नाम का आदमी है, उससे भी पूछताछ वगैरह हो रही है, लेकिन अब तक किसी की औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई है। तो रणवीर, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। दिल्ली से वरुण जैन भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी अपडेट्स जान लेते हैं। 2 आतंकी अभी भी कोर्ट में पेश किए जाने हैं वरुण, उनको लेकर क्या कुछ औपचारिकताएं हैं जिन्हें आज पूरा करना होगा? देखिए, बिल्कुल 4 आतंकियों को कल ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 14 दिन की रिमांड पर ले लिया था। 2 अभी लखनऊ में है, ऑन द वे है, उनको दिल्ली लाया जा रहा है। उसके बाद दोपहर बाद पटियाला हाउस अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पर उनकी रिमांड ली जाएगी। उसके बाद ही जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी आगे बढ़ेगी। आपको इसके अंदर बेहद अहम बात बता दूं, जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि जो ओसामा और जिशान जो पाकिस्तान गए थे ट्रेनिंग लेने के लिए, वहाँ पे लेफ्टिनेंट रैंक का जो अधिकारी था उसने इनकी ट्रेनिंग दी थी। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर इनका जो और भी जो लिंक्स है, कोई स्लीपर सेल है वो मौजूद हो सकते हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग छापेमारी कर रही है। तो एक बड़ा ये मॉड्यूल था जो कि बस्ट हुआ है और इसके अंदर आने वाले समय में अभी और भी गिरफ्तारी हो सकती है। जी वरुण, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। हमारे चारों संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी, रणवीर, वरुण जैन और मृत्युंजय, जो भी खबर होगी इनके जरिए आप सबसे पहले एबीपी न्यूज पर देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अगली खबर का रुख कर लेते हैं और बात कर लेते हैं यूपी और महाराष्ट्र, दिल्ली से संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी से हर कोई हैरान। आतंकियों के परिवार वालों हों या पड़ोसी, कोई भी इन खबरों पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कभी किसी को भी इन पर शक नहीं है। यूपी के कई शहरों में की गई एटीएस की छापेमारी में 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका संबंध पाकिस्तान की डी कंपनी से बताया जा रहा है। इनमें बड़ा नाम प्रयागराज के करेली से गिरफ्तार जीशान कमर का है। जीशान पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और लंबे अरसे तक दुबई में रहा है। एटीएस ने जीशान की निशानदेही पर नैनी इलाके से एक आईईडी भी बरामद की है। लॉकडाउन में दुबई से वापस आने के बाद वो भारत में रह रहा था। कहने के लिए वो भारत में खजूर के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करता था, लेकिन आरोप है कि वो पाकिस्तान में 15 दिन ट्रेनिंग भी कर चुका है। एबीपी न्यूज की टीम घर वालों से मुलाकात नहीं कर पाई, लेकिन पड़ोसी इन आरोपों को सही नहीं मानते। लोग उसको 1% ऐसा नहीं सोच सकते कि वो ऐसा है। 1% सब निकले की लफ्ज इस्तेमाल न करिए, हम लोग सोच भी नहीं सकते कि वो ऐसा है। दावे से 100% कह रहे हैं। एटीएस ने दूसरी गिरफ्तारी मोहम्मद आमिर नाम के संदिग्ध की लखनऊ के बख्शी का तालाब की है। मोहम्मद आमिर के पिता असलम जावेद बेग का कहना है कि उन्हें भी ये नहीं बताया गया कि उनके बेटे को गिरफ्तार क्यों किया गया। मामला कुछ नहीं बताया, उनसे मैं पूछता रहा, वहीं चलिए थाने पता चलेगा। यूपी की तीसरी गिरफ्तारी रायबरेली के सलीमपुर भैरव गांव से मूलचंद उर्फ साजू की हुई है। मूलचंद का ये मिट्टी का बना टूटा फूटा घर देखकर आपको भरोसा नहीं होगा कि उसका आतंकी कनेक्शन भी हो सकता है।
हमारे आदमी आए बिना हमसे कुछ बताए, बिना किसी को कुछ बताए, जबरदस्ती घसीट के सामान के तरह ढकेल के लेके चले गए। आपके पति को आतंकवादी कहा जा रहा है। जो कहे वो खुद ही आतंकवादी है। कोटा से गिरफ्तार जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया पर भी पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने का शक है। जान शेख का मुंबई के धारावी इलाके में खुद का घर है, जहां वो बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता है। समीर के परिवार को धारावी थाने लाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। समीर के पड़ोसी उसके आतंकी संबंधों की खबरों पर भरोसा नहीं कर पा रहे। बहुत अच्छा था, कभी किसी से, इधर हमारी गली में कभी किसी से झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं, उनका अच्छे से रहते थे। ऐसा कभी हम लोग को कोई इसके बारे में कोई वो भी नहीं हुआ। पकड़े गए इन आरोपियों से पूछताछ के आधार पर अभी कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। आखिर पकड़े गए आईएसआई की मॉड्यूल किस तरह भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम से मिलता है, जानने के लिए चलते हैं जिया के पास। टच स्क्रीन के माध्यम से वो आपको समझाएंगे। बिल्कुल। और प्रतिमा, सबसे पहले देख लेते हैं कि देश के किस किस इलाके से इन 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद इनका दाऊद कनेक्शन क्या है वो भी हम बताएंगे। तो ये 6 आतंकी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ओसामा, जिसको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। दूसरा आतंकी अबू बकर, इसको भी दिल्ली से ही गिरफ्तार किया गया है। मूलचंद उर्फ लाला की बात करें तो इसकी गिरफ्तारी हुई है राय बरेली से। चौथा आतंकी जीशान कमर, जिसको प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। 5वां आतंकी आमिर जावेद, जिसको गिरफ्तार किया गया है लखनऊ से। जान मोहम्मद शेख को गिरफ्तार किया गया है कोटा से। और बता दें कि इन 6 आतंकियों में से 4 को रिमांड पर भेज दिया गया है, 2 की पेशी आज होनी है। अब इनका दाऊद कनेक्शन क्या है वो भी आपको हम बता देते हैं। दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इनके संपर्क में रहा, जान मोहम्मद शेख से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहा और ये दाऊद इब्राहिम की पूरी साजिश थी। हालांकि आगे खुलासे होंगे, क्या होता है देखना होगा। भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम आगे क्या करना चाहता था, इसके बारे में लगातार एबीपी न्यूज पर आपको अपडेट मिलता रहेगा। और ये किसी से छुपा भी नहीं है कि दाऊद इब्राहिम कराची में ही आईएसआई की सरपरस्ती में छुपा हुआ है और वहीं बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें भी रच रहा है। आज दिन भर इस पर लगातार अपडेट्स आपको हम देंगे। छोटे से ब्रेक लिया रुकना होगा। इरफान भाई ने आज अपने कार्टून में परप्रांतीय वाले मुद्दे को जगह दी है। इरफान भाई, क्या दिखाया आपने? देखिए, शिवसेना और उत्तर भारतीय का विवाद जो था वो काफ़ी दिनों से ठंडा पड़ा हुआ था। अब दोबारा से फिर सुर्खियों में आ गया है और इस बात से और सुर्खियों में आ गया है कि परप्रांतियों का ब्यौरा रखें, ऐसा बयान दिया उद्धव ठाकरे ने, जिससे विवाद पैदा हो गया है। ये जानते हुए कि बीएमसी चुनाव सिर पर हैं, उद्धव ठाकरे ने एक नई मुसीबत अपने सिर पर ले ली है। अब देखना यह है कि इससे वो किस तरह से निपटते हैं। देखिए, जो इरफान भाई का कार्टून है वो एक तरह से राजनीति से ज़्यादा प्रेरित है। जो राजनीति चल रही है महाराष्ट्र में उससे ज़्यादा प्रेरित है। और देखिए, अपराधी की ना कोई जाति होती है, ना कोई प्रांत होता है, ना कोई धर्म होती है, लेकिन हम देखते हैं कि राजनेता अपने फ़ायदे के लिए इन तीनों का इस्तेमाल वक्त बे वक्त ज़रूर करते हैं। नमस्ते भारत में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।